दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक में। आज 27 अक्टूबर 2020 है। ये 12वां लेक्चर है यूपीएससी हिंदी क्यूज का। 10 क्वेश्चन पर डे, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स के। तो पहला प्रश्न लेते हैं। सेकेंड, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एपीजी के बारे में है। एपीजी एक अंतर सरकारी निकाय है जिसके सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, आतंकवाद के वित्त पोषण और व्यापक संहार के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। ये सही है। एपीजे में सदस्य या पर्यवेक्षक के रूप में शामिल राष्ट्र FATF वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की सिफारिशों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। इसी का एक अंग है। एपीजी यह निर्धारित करने के लिए अपने सदस्यों का मूल्यांकन करता है कि वे वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद रोधी वित्त पोषण मानकों को लागू करने के लिए अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं या नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तीनों सही है। एक सेकेंड, एपीजी FATF स्टाइल रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसके सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ AML, आतंकवाद के वित्त पोषण और व्यापक संहार के हथियारों के प्रसार और वित्त पोषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। एपीजे का जो स्थापना थी 1997 में थाईलैंड बैंकॉक में किया गया था और वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 41 सदस्य और कई पर्यवेक्षक राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय पर्यवेक्षक शामिल हैं। एपीजे में सदस्य या पर्यवेक्षक के रूप में शामिल राष्ट्र FATF की सिफारिशों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एपीजी यह निर्धारित करने के लिए अपने सदस्यों का मूल्यांकन करता है कि वह वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद रोधी वित्त पोषण मानकों को लागू करने के लिए अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं या नहीं। अगला प्रश्न, FATF स्टाइल रीजनल बॉडी के तहत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल हैं? कैरिबियन, पश्चिमी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व। ये चारों शामिल है। आंसर इसका सी होगा। ये रहे पूरे जो FATF स्टाइल रीजनल बॉडी के अंग है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम किससे संबंधित है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका से। यह US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। गठन फोरम में ज्ञान साझेदार, डेटा एजेंसियों और संबंधित सरकारी मंत्रालय शामिल होंगे। ऊर्जा मॉडलिंग और ऊर्जा प्रणाली मॉडलिंग विश्लेषण करने के लिए ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित कंप्यूटर मॉडल के निर्माण की प्रक्रिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA में एनर्जी मॉडलिंग फोरम की स्थापना 1976 में स्टीफन विश्वविद्यालय में की गई थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में की गई, जो सरकार, उद्योग, विश्वविद्यालय और अन्य शोध संगठनों के प्रमुख मॉडलिंग विशेषज्ञों और निर्णय निर्माताओं को संगठित करता है। अगला प्रश्न, जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति IPBES के बारे में। IPBES संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए स्थापित है। ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP IPBES को सचिवालयी सेवाएं प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। और इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी
पैनल के लिए समान भूमिका का निर्वहन करना है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। IPBES जैव विविधता संरक्षण के लिए और सतत उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण और संधारणीय विकास के लिए, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विज्ञान नीति इंटरफेस को मजबूत करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। जबकि ये प्रश्न क्या पूछा गया था? इस संयुक्त राष्ट्र का अंग है, इसलिए गलत गया था। 21 अप्रैल 2012 को 94 सरकारों द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र का यह निकाय नहीं है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। IPBES का शासकीय निकाय की आमतौर पर प्रतिवर्ष एक बार बैठक आयोजित की जाती है। पर्यवेक्षक कौन कौन होंगे? जो सदस्य नहीं हैं IPBES के, जैव विविधता अवसमय और अन्य जैव विविधता से संबंधित अवसमय संबंधित संयुक्त निकाय, साथ ही कई अन्य संबंधित संगठन और एजेंसियां। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के लिए समान भूमिका का निर्वहन करना है। अगला प्रश्न, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के किसी भी देश में हेपेटाइटिस बी को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं किया गया है। ये गलत है। हेपेटाइटिस बी को तब नियंत्रित माना जाता है जब 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बीमारी का प्रचलन 1% से कम हो जाए। ये बिल्कुल सही है। भारत में देशव्यापी स्तर पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। भारत में कुछ ऐसे टीका हैं जिसे सार्वभौमिक टीकाकरण कराया जाता है, यानी सबको लगेगा, तो उसमें ये टीका हेपेटाइटिस बी भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दो 2019 में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में प्रथम ऐसे 4 देश हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक हेपेटाइटिस बी को नियंत्रित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्से पृथ्वी पर ऑक्सीजन चक्र में योगदान देते हैं? ज्वालामुखी गैसों का ऑक्सीकरण, बिल्कुल सही है। तड़ित द्वारा N2 का स्थिरीकरण, रसायन अपक्षय, तीनों है। इसका आंसर क्या होगा? डी। इस प्रकार से ऑक्सीजन का ह्रास होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का भंडार है कहाँ है? क्रस्ट और मेंटल के सिलिकेट और ऑक्साइड खनिजों के भीतर मौजूद है। जीवमंडल में 0.01, वायुमंडल में 0.36% है। वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अल्फा और बीटा विविधता के बारे में है। अल्फा विविधता एक पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर की विविधता होती है जिसे आमतौर पर प्रजातियों की संख्या के रूप में वर्णित किया जाता है। ये सही है। बीटा विविधता भौगोलिक विविधता होती है जो किसी क्षेत्र की कुल विविधता को संदर्भित करती है। ये गामा है, तो इसलिए ये दूसरा गलत है। ये बीटा का नहीं, गामा विविधता के बारे में जिक्र किया गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। जैव विविधता 3 है। इसका पूरे का निचोड़ यही है कि जैसे एक व्यक्ति के पेट में मान लीजिए बैक्टीरिया है, कुछ कीड़े मकोड़े, तो एक व्यक्ति के पेट में जितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं उसे अल्फा कहा जाएगा, और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या तीसरे या चौथे व्यक्ति से तुलना जब की जाएगी तो वो बीटा हो जाएगा। और जब एक विशेष क्षेत्र में से जितने लोग हैं उन सभी के पेटों में उपस्थित कीड़े मकोड़ों की विविधताओं को जब एक साथ सम्मिलित किया जाएगा तो वो गामा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा
समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। अगला प्रश्न सवाना प्रकार की जलवायु के बारे में है। यह भूमध्य रेखा वन और व्यापारिक वनों वाले गर्म स्थलों के बीच स्थित एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है। इसकी विशेषता उच्च और वर्ष भर वर्षा है। देखो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, और ये पूछ भी रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी। इस सवाना प्रकार की जलवायु को सुडाना जलवायु भी कहा जाता है क्योंकि सूडान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा तक सीमित है, और यह सूडान में सबसे अधिक विकसित है जहाँ शुष्क और आर्द्र जलवायु सबसे पृथक है, इसीलिए इसका नाम सूडान जलवायु रखा गया है। यह अफ्रीका में, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत के बड़े क्षेत्र तक विस्तृत है। अगला प्रश्न स्टेनोथर्मल जीव तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं और वृद्धि कर सकते हैं। परासरणी समस्याओं के कारण मीठे जल के जीव लंबे समय तक समुद्री जल में नहीं रह सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं और वृद्धि कर सकते हैं, उन्हें यूरेथेरल कहते हैं, और उनमें से अधिकांश तापमान की एक संकीर्ण सीमा तक सीमित होते हैं। ऐसे जीव को स्टेनोथर्मल कहा जाता है। परासरणी समस्याओं के कारण अलवणीय जल के जीव लंबे समय तक समुद्री जल में नहीं रह सकते। आज का आखिरी प्रश्न अत्यधिक निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ विशेष रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम से परिपूर्ण होते हुए हैं। इसके लिए केचुए के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां उत्तरदायी हैं? कंपोस्ट ब्रीडिंग नहीं, ह्यूमस बिल्कुल नहीं, वर्म कास्टिंग बिल्कुल नहीं, वर्मी कंपोस्टिंग यही सही है। आंसर क्या होगा? डी। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो अवशिष्ट होते हैं उनको केचुए को दे दिया जाता है या कुछ बैक्टीरिया को, वे खाते हैं, उन्हें पचाते हैं और उसके बाद में वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उनके अनुसार बाहर कर देते हैं। इसी को ही वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जैविक अवशेषों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे कि पुआल, भूसी, पत्ते, डंठल, खरपतवार आदि को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग उत्पादन के लिए अन्य संभावित फीडस्टॉक पशुधन अपशिष्ट, पोल्ट्री अपशिष्ट, डेयरी अपशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण अपशिष्ट, MSW के जैविक अपशिष्ट, खोई आदि शामिल होते हैं। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।